क्या आप जानते हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी आप साइंस का यूज़ कर लें, पर आप प्रैक्टिकली कभी भी एक परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते। यानी कि आप कभी भी एक ऐसा स्पेस नहीं बना सकते जहाँ कोई भी मैटर यानी पदार्थ या पार्टिकल्स ना हो। और यही वजह है कि वैज्ञानिक भी पार्शियल वैक्यूम या फ्री स्पेस जैसी चीज़ों को ही प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। बात की जाए आउटर स्पेस यानी बाहरी अंतरिक्ष की, तो ये सच में एक हाई क्वालिटी वैक्यूम जरूर है, पर इधर भी बेहद कम मात्रा में हाइड्रोजन एंड हीलियम पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैग्नेटिक फील्ड, न्यूट्रिनोस, डस्ट एंड कॉस्मिक रेज जैसे पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। पृथ्वी से हम जैसे ही ऊपर जाने लगते हैं तो एयर प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन के बेहद ही कम पार्टिकल्स हमें इंटरस्टेलर स्पेस में मिलते हैं। यानी ये कहिए कि आउटर स्पेस में ऑलमोस्ट एयर यानी हवा है ही नहीं, जिसकी वजह से ये एक हार्ड वैक्यूम भी कहा जाता है। और अब जरा सोचिए और दिमाग लगाइए कि आखिर क्या होगा अगर पृथ्वी के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर की तरह ही अंतरिक्ष में हवा मौजूद हो, जहाँ एयर डेंसिटी भी सेम एटमॉस्फेरिक एयर जितनी हो। क्या होगा अगर आउटर स्पेस को एयर से फिल यानी भर दिया जाए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी खबर से। अभी हो रहे स्पेस मिशन एंड स्पेस ट्रैवल के लिए अक्सर स्पेस शटल्स और एस्ट्रोनॉट्स द्वारा पहने गए स्पेस सूट्स को ऑक्सीजन से सील किया जाता है, जिसे समय समय पर इस्तेमाल किया जाता है। पर ये ऑक्सीजन काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में होता है और स्पेस वॉक में ये हैवी सूट्स की वजह से समस्याएं होती है। यहाँ तक कि जरा सी लीकेज भी एक खतरे का कारण बन सकती है। अब अगर स्पेस में एयर यानी हवा होगी तो इन सभी चीज़ों की समस्याएं बिल्कुल कम हो जाएगी और स्पेस में घूमना बेहद आसान हो जाएगा। हालांकि रेडिएशन और सोलर विंड्स से बचने के लिए हो सकता है कि हमें सूट्स की ज़रूरत पड़े, पर इतना ज़रूर है कि स्पेस मिशन के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी और साथ ही स्पेस कोलोनाइजेशन भी पॉसिबल हो पाएगा। यानी आप एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट या चंद्रमा पर आसानी से जा सकोगे और साथ ही हमारे स्पेस रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च की स्पीड भी बढ़ जाएगी। है ना, ये काफ़ी कमाल की बात। खैर, ये तो कुछ थोड़ी सी अच्छी खबर थी जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी होगा, पर असली चेहरा और सच तो अब आपके सामने आने वाला है। सबसे पहले स्पेस में हो रहे कई तरह के फेनोमेना लाइक सुपरनोवा एक्सप्लोजन, एस्टेरॉयड कॉलिजन आदि जैसे बड़े और भयानक प्रोसेस से होने वाली आवाज़ आपको सुनाई देगी, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी वो चाहे एयर यानी हवा ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सन यानी सूर्य से एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर भी होंगे तो आपको 290 डेसिबल जितनी लाउड साउंड सुनाई देगी, जो आपको बड़ी आसानी से बहरा कर सकती है। अगर आप पृथ्वी पर खड़े हैं और स्पेस में एयर है तो आपको ऑन एन एवरेज 125 डेसिबल लाउड साउंड सुनाई देगी, जो आपको हर पल परेशान करती रहेगी। पूरी खबर ये भी होगी कि एयर होने की वजह से आउटर स्पेस में फ्रिक्शन एंड रेसिस्टेंस जैसी चीज़ें आम हो जाएंगी, जिनके प्रभाव भयानक साबित हो सकते हैं। सबसे पहले तो फ्रिक्शन की वजह से स्पेस में हमारी स्पीड काफ़ी लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि अगर हम हायर स्पीड पर ट्रैवल करने जाएंगे तो एयर एंड फ्रिक्शन की वजह से कोई भी हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ स्पेसशिप आसानी से जल सकता है
प्लैनेट्स पर तो ये प्रभाव और भी ज़्यादा खतरनाक होंगे। हमारी पृथ्वी की ऑर्बिटल स्पीड लगभग 18.5 माइल्स पर सेकेंड है, जो इतनी ज़्यादा है कि फ्रिक्शन की वजह से ये भी जलना शुरू कर सकती है। एयर रेसिस्टेंस की वजह से सभी प्लैनेट्स की ऑर्बिटल स्पीड लगातार कम होने लगेगी, जिसका परिणाम ये होगा कि सभी प्लैनेट्स अपने अपने स्टार्स में स्पाइरल करते हुए गिरने लगेंगे। यानी हमारी पृथ्वी और बाकी के प्लैनेट्स अपने ऑर्बिटल मोशन के दौरान सूर्य की ओर बढ़ रहे होंगे। पर अभी तो हमने फ्रिक्शन और रेसिस्टेंस की बात की है, जो आउटर स्पेस की ही समस्या हो सकती है। पर पृथ्वी पर रहते हुए भी हमें कोई राहत नहीं होगी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से स्पेस में मौजूद एयर मॉलिक्यूल्स पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, जो इतनी ज़्यादा मात्रा में होंगे कि इनका भार और दबाव हम हैंडल नहीं कर पाएंगे और हमारी बॉडी आसानी से इस दबाव के कारण टूटने लगेगी। आउटर स्पेस में एयर होने की वजह से अब ये वैक्यूम बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि हर तरफ एयर मॉलिक्यूल्स एंड अदर पार्टिकल्स घूम रहे होंगे। लंबे समय के दौरान एयर मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स में होने वाली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये आपस में एक जगह इकट्ठा होना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से एक ह्यूज मास क्रिएट होने लगेगा, जो शायद किसी स्टार या गैलेक्सी को ही जन्म दे दे। फिजिक्स के नियमों के मुताबिक जब पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं तो ये एक स्फेरिकल शेप फॉर्म करने की कोशिश करता है, यानी फाइनली ये एक बबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह आउटर स्पेस में मौजूद सभी मास ऑब्जेक्ट, चाहे वो प्लैनेट्स हो या स्टार्स, ग्रेविटी की वजह से एक जगह इकट्ठा होना शुरू कर देंगे, क्योंकि इन सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में अब एयर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट कर रहे होंगे, जो ऑब्वियसली मैटर ही हैं। यानी पूरा मैटर आपस में इंटरैक्ट करते हुए एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू कर देंगे, जो किसी भी मैसिव ब्लैक होल की तरह ही नजर आएगा। हालांकि ऐसा होने में बेहद लंबा समय जरूर लगेगा, पर ब्लैक होल फॉर्मेशन की संभावना जरूर होगी, जो सब कुछ खत्म कर देगा। दोस्तों, ये तो कुछ ऐसे परिणाम थे जो मोटे तौर पर हमें नजर आएंगे अगर आउटर स्पेस को एयर से भर दिया जाए। फिलहाल खैर मानिए कि आउटर स्पेस एक हाई क्वालिटी वैक्यूम है, वरना अगर इसमें भी एटमॉस्फेयर की तरह हवा मौजूद होती तो परिणाम किसी भयंकर और महाविनाश से कम नहीं होते। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आने वाले हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।